कल खान साहब ने कहा डायलॉग नाकाम हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि यह हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा रही है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है पाकिस्तान में? इमरान खान अब एक इंडिविजुअल या सिर्फ शख्सियत तक महदूद नहीं है। इमरान खान आने वाले वक्त में मुस्लिम दुनिया के पॉलिटिक्स के अंदर ये एक शाइनिंग सितारा रहेगा। हुकूमत के हाथ में क्या है, मतलब है वो तो सिर्फ केसेस बना सकते हैं। कल खान साहब ने इशारों में ये भी कह दिया फैसला शायद कहीं और से हुआ है। क्या मैं ये समझूं कि डायलॉग के सब दरवाजे बंद हो गए हैं या अभी भी कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं? जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनको ये समझाना कि इनकी पोजीशन क्या है और अवाम की ख्वाहिश क्या है, मुल्क की जरूरत क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ख्वाहिश है कि पीसफुली सारा कुछ हो जाए और इसके अंदर कोई जो है प्रोटेस्ट की नौबत ही ना आए। कल सिराजुल हक साहब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अगर मुल्क को गैर जमहूरी अमल से बचाना है तो कौमी डायलॉग का आगाज करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस डायलॉग को आगाज कहां से करेंगे? हर पार्टी के अपने दावे होते हैं, बातें होती हैं और हर एक को हक हासिल है। पुरअमन और जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से हर पार्टी को हक हासिल है कि वो लॉन्ग मार्च करे, शॉर्ट मार्च करे, बल्कि वो पुरअमन हड़ताल की अपील भी कर सकते हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो पूरा मुल्क निकल आएगा तो जाहिर है एक पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब, उनकी पॉपुलैरिटी हो सकता है बढ़ भी रही हो। मैं आपसे खाली ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इतने अनपॉपुलर है खान साहब तो अभी जो बाय इलेक्शंस हुए उसमें कराची वालों ने उन पर एतमाद क्यों किया? आप नहीं समझते कि इस वक्त खान साहब अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ स्वीप कर सकती है कराची को? मेरी शिकायत क्यों है पीटीआई से? इसलिए कि पीटीआई को लोगों ने बड़ी तवक्कुआत के साथ वोट डाला था। इसलिए वोट नहीं डाला था कि उनके सारे लोग जितने सूरमा हैं ये कहकर जान छुड़ा लेंगे कि 18वीं तरमीम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबी इसलिए है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी की इस जंग को बिल्कुल इस तरह लड़ा जिस तरह के मैं कहती हूँ लड़ना चाहिए। ये और बात है कि हमने बहुत शहादतें उठाई, हमने बहुत सारे अपने सिपाही, जवान, अपने शहरी, अपने बच्चे, बहुत कुछ खोया इस अरसे में इस दहशतगर्दी की जंग को ख़त्म करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान एक वॉचडॉग है जो फाइनेंशियल मैटर्स देखता है। उसकी पहले ब्लैक और फिर ग्रे लिस्ट में रहा, यानी कि मैं फैटफ की बात कर रही हूँ। फैटफ के बाद पाकिस्तान अब उसमें से ग्रे लिस्ट से निकल आया है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि दुनिया ने इस बात को माना कि पाकिस्तान मौसर काम कर रहा है दहशतगर्दी की जंग को ख़त्म करने के लिए, उसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि अमूमन ये हो रहा था कि पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि यहाँ से अनट्रेस्ड मनी जो है वो जा रही है और शायद वो किसी न किसी तरह दहशतगर्दों के हाथ में पड़ती है जिससे कि वो दुनिया भर में दहशतगर्दी करते हैं। बहरहाल 4 साल की अनथक मेहनत जिसमें कि खराज तहसीन पेश करना चाहिए ना सिर्फ मुल्क के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सिपह सलार, बल्कि अफवाज पाकिस्तान का जो एक GHQ के अंदर बाकायदा सेल बनाया गया था और इस सेल में मॉनिटरिंग हो रही थी और इसकी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन थी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी जो टीम है उन्होंने भी 2018 के बाद इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की और अब उसके फल सामने आए हैं। बहरहाल ये एक खुशी की बात है, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में कोई ख़ास अच्छी खबरें नहीं। यानी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात के सरबराह को एक इलेक्शन कमीशन जो है जिसके पास इख्तियारात भी नहीं है वो नाअहल कर देते हैं। ये नाअहली का खेल बहुत अरसे से चल रहा है, कभी नवाज शरीफ, कभी कोई -1 होता रहता है पाकिस्तान की सियासत से। लेकिन इस वक्त के मकबूल तरीन लीडर को -1 करने की कोशिशों के बाद हुकूमत को क्या मिलेगा? अगर तो इलेक्शन कमीशन ने कल इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, कल मंडे है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी इसको कलअदम कर दिया जाए, तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्या साख रह जाएगी? वैसे भी अब उन पर किसी को एतबार नहीं। लेकिन जुम्मे या जुमेरात के हवाले से कल इमरान खान साहब ने क्या कहा? अब हुकूमत के पास और कोई रास्ता नहीं। आज हमें ज्वाइन किया है शाह फरमान साहब ने, फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आप KP के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा भी हैं। अच्छा, फॉर्मर गवर्नर मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने अपनी ये सीट एहतजाजन छोड़ी थी इमरान इस्माइल की तरह जो सिंध के गवर्नर थे, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उन्होंने अपनी ये
एक तरह से उन्होंने अपनी वो दिखाई, सिंसेरिटी दिखाई इमरान खान साहब के साथ, एंड ही रिफ्यूज टू बी द गवर्नर ऑफ केपी। शाह फरमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, हमारे आज इस सेगमेंट के आप मेहमान हैं। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए ये पूछना चाहती हूँ कि कॉल की बात तो आ गई है, जुम्मे को हो या जुमेरात को हो, रात को हो, फैसला तो अब सड़कों पे ही होगा, लग ऐसा ही रहा है। क्योंकि कल खान साहब ने कहा कि डायलॉग हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग करती हैं लेकिन उन्होंने कहा कि डायलॉग नाकाम हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि यह हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा रही है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जैस्मीन। सबसे पहले तो मैं -1 के बारे में कमेंट कर दूं कि अब इमरान खान एक शख्सियत नहीं है सिर्फ, बल्कि एक फ़िलासफ़ी है, एक नैरेटिव है, और पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर लोग आइडियलाइज़ करते हैं। और आप यकीन करें कि कहीं भी अगर मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप अगर कमज़ोर है तो वो प्रेशर फील करते हैं। बड़ी खुशी हुई कि सऊदिया और यूएई के यंग लीडर्स ने जिस अंदाज़ में अमेरिका को जवाब दिया, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इमरान खान अब एक इंडिविजुअल या सिर्फ शख्सियत तक महदूद नहीं है। इमरान खान आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम दुनिया के पॉलिटिक्स के अंदर ये एक शाइनिंग सितारा रहेगा। लिहाजा कि इलेक्शन कमीशन या किसी भी इदारे की कोई भी फ़ैसला उसके ऊपर असरअंदाज इसलिए नहीं होने वाला कि अब ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इमरान खान सोच समझ के कॉल देने वाले हैं। उन्होंने 50 से ज़्यादा जलसे करके एक पॉइंट साबित कर दिया कि लोग किधर खड़े हैं और क्या चाहते हैं, और वो और कन्वे किया ये मैसेज, इसलिए कि अगर लॉन्ग मार्च होगा तो उसके अंदर अगर इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है या वैसी मुल्क को अगर नुकसान पहुंचता है तो उससे पहले वो सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी कर दी। और इस 27 किलोमीटर के अंदर रहते हुए इस हुकूमत को जाया कि जो अवाम की ख्वाहिश है और जो आपकी कारकर्दगी है ये सब के सामने है। तो लिहाजा फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जाए, ये हुकूमत इस मार्च के ऊपर मजबूर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। इसीलिए इमरान खान ने इतना टाइम लिया, उनको मौका दिया, उनको समझाया, साबित किया कि आवाम क्या चाहती है और इस पपेट हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा शाह फरमान साहब, देखें जो पाकिस्तान में एक रियलिटी है ना, उस पर बात करते हैं, क्योंकि आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं, समझते हैं मामलात को अच्छी तरह देख पाते हैं, दूर अंदेश हैं। मुझे खाली ये बताइएगा कि हुकूमत के हाथ में क्या है, मतलब है वो तो सिर्फ केसेस बना सकते हैं। कल खान साहब ने इशारों में ये भी कह दिया कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो वैसे तो वो उनके घर का नौकर है, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन ये फैसला शायद कहीं और से हुआ है। अच्छा, बीच में ये बातचीत आई और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने बहुत इंटरव्यूज़ में बहुत जगह पर यह बात की। उन्होंने कहा जी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तो कोशिश यही और होना भी ये चाहिए कि पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे के साथ जिसके साथ इस वक्त आप लोगों का तसादम एक वर्बल तसादम ही है ना, जलसों में जुलूसों में जिस तरह तसादम की एक फ़िज़ा पैदा की गई या एक गुस्से की फ़िज़ा पैदा की गई जो जायज़ भी हो सकता है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या मैं ये समझूं कि डायलॉग के सब दरवाजे बंद हो गए हैं या अभी भी कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं? जैसे कि इसमें परवेज़ खटक साहब का नाम आ रहा था, शाह महमूद कुरैशी का आ रहा था, आप क्या जानते हैं इस बारे में? देखिए, एक जनरल सी बात है इसके अंदर कि एक तो जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इनको ये समझाना कि इनकी पोजीशन क्या है और आवाम की ख्वाहिश क्या है, मुल्क की ज़रूरत क्या है, इस हवाले से कम्युनिकेशन जारी रखना, उनको बताना, उनको समझाना। जैसे मैंने पहले भी ये बात की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ख्वाहिश है कि पीसफुली सारा कुछ हो जाए और इसके अंदर कोई जो है प्रोटेस्ट की नौबत ही ना आए। एक ये बात है।
जो आपने दूसरे इदारे की बात की, उसके अंदर सिर्फ इस हद तक बात शामिल है कि एक इदारे से जो शायद इमरान खान के जो तवक्कुआत हैं कि ये जो 60% मिनिस्टर्स जो है वो बेल के ऊपर है, जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात है, इस हुकूमत के ऊपर पूरी दुनिया एतबार करने वाली नहीं है। दोस्त ममालिक इनको सैलाब के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है, ट्रस्ट डिफिसिट इनके साथ बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वो एक एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पर कि इसके अंदर, इसलिए कि एक इदारे की न सिर्फ बाहर से जब मुल्क को ख़तरात होते हैं उनको काउंटर करना होता है, मुल्क के अंदर से जो ख़तरात हैं उनको भी काउंटर करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पर जो है वो एक गिला शिकवा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब एक ऐसी हुकूमत बैठी हो कि उस हुकूमत के अंदर डॉन लीग्स के ज़रिए उन्होंने अपने इदारे के ख़िलाफ़ शिकायत लगाए हों, मेमो गेट के ज़रिए उन्होंने अपने इदारे के शिकायत लगाए हों, और उन लोगों को लगाए हैं कि उनके रिसेंटली 2 स्टेटमेंट्स आए हैं। बाइडेन का ये स्टेटमेंट कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में जो उनकी स्टेटमेंट आई है, और अब जो अफ़गानिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी आई है कि वो डायरेक्टली डील करेंगे, पाकिस्तान को उसमें इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, पता नहीं कर सकेंगे या नहीं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वो लोग इक़्तिदार में जो बैठे हैं कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ और अपने इदारों के ख़िलाफ़ बाहर के ममालिक को शिकायत लगाएं, उनका इक़्तिदार में बैठना, उसके जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, लोगों की राय सामने आने के लिए इदारे का एक किरदार होना चाहिए। शायद यही इमरान खान की ख्वाहिश और एक्सपेक्टेशन है, उसकी बुनियाद के ऊपर कोई गिला शिकवा हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कुछ है, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस जो अवाम ने जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट किया है। अच्छा शाह साहब, एक सॉरी कथा कलामी माफ, एक जी सॉरी फिनिश कर ले कि आरिफ अलवी साहब। देखिए, आरिफ अलवी साहब ने भी ये कोशिश की है कि इस हुकूमत को समझाएं, और उन्होंने स्टेटिस्टिकली उनको बताया कि आप 13 पार्टी मिल के 10,000 लोगों का जलसा नहीं कर सकते। आपके लीडरशिप जो है वो रेस्टोरेंट जाते हुए वो घबरा जाते हैं। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अगर आपकी लीडरशिप बाहर ममालिक जा रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी इकट्ठे होकर एहतिजाज कर रहे हैं, तो इनफ इज़ इनफ। अब मुल्क को हमें तो अगर आप देखें जैस्मीन, मार्च 2022 से अभी तक अक्टूबर तक, एंड ऑफ अक्टूबर, PTI को बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। आपको पता है कि ग्राफ कितना ऊपर चला गया। इमरान खान, हमारे कमज़ोर तरीन हलकों के ऊपर बाई इलेक्शन कराए गए और वो हमने जीते हैं, हमें तो फ़ायदा हो गया है। इशू ये है कि जल्दी इसलिए ये इलेक्शन होना चाहिए कि मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये स्टेटमेंट मुफ्ती इस्माइल भी दे चुके हैं कि इकॉनमी के साथ प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और हम ये भी कहते हैं। लेकिन शाह साहब वो नहीं मानते, वो नहीं मानते, मेरी बात सुने, वो नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि हमने पूरा टेन्योर पूरा करेंगे। वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ एक शख्स के, चाहे कि वो कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो, चाहे कि उसकी कितनी पॉपुलैरिटी क्यों ना हो, वो ये कहते हैं हम तो आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे। चले फर्ज करें कि वो इस चीज पर डट जाते हैं, डायलॉग भी खत्म हो गया और उसके बाद अब लॉन्ग मार्च भी आ गया। फिर मुल्क के अंदर जो तसादम होगा, जो मईशत को नुकसान पहुंचेगा, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, आपको नहीं लगता कि इसका मतलब इसका हल क्या होगा? आपको लगता है कि इस प्रेशर के तहत वो असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे? चलें ये बता दें कि ये आप इतना प्रेशर डेवलप करेंगे कि वो कहेंगे हाँ जी बस ठीक है, हम असेंबलीज को फारिग करते हैं और इलेक्शंस में जाते हैं। देखिए, एक पॉइंट जो इतना टाइम लगा, हमने साबित कर दिया। नॉर्मली जमहूरियत की तारीख में मैं बार बार ये बात करता हूँ, हर जगह ये बात करता हूँ
कि अगर किसी इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव या अगर किसी आइन के अंदर प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है इलेक्टेड और या प्राइम मिनिस्टर है, उसको अगर वक्त से पहले निकालना होता है तो लोग स्ट्रीट में आ जाते हैं, और अगर फिर भी वो रिज़ाइन नहीं करता तो या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है या इम्पीचमेंट हो जाती है और वो चला जाता है। यहाँ पर मामलात उल्टे हैं, लोग स्ट्रीट में हैं लेकिन उस बंदे के लिए स्ट्रीट में हैं जो उन्होंने इलेक्ट किया था। अब पीडीएम तो 10,000 लोगों का जलसा नहीं करा सकी, लोग खड़े हैं इमरान खान के साथ। इमरान खान पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि लोग ये चाहते हैं आप ज़रा अपना पॉपुलर स्ट्रेंथ बता दें कि आपके साथ कितने लोग हैं। अगर आप ये मानने को तैयार नहीं हो हम सब्र से काम ले रहे हैं, तहम्मुल से काम ले रहे हैं, तो जो लॉन्ग मार्च के नतीजे में जो कुछ होगा उसकी ज़िम्मेदारी इम्पोर्टेड हुकूमत पर होगी। जैस्मीन, मैं इनसे कहता हूँ कि ये 13 पार्टियाँ मिलकर कोई 15,000 लोगों का जलसा करे, कोई 10,000 लोगों का जलसा करके और ये बता दे कि लोग चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करें। तो अगर ये नहीं कर सकते तो अगर उन्होंने, और इसीलिए तो मैंने हमेशा से ये कहा कि इस मुल्क के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, इसीलिए कि सिर्फ नेशनल असम्बली के अंदर खरीदो फरोख्त से आपकी हुकूमत जस्टिफाई नहीं होती। शाह साहब, मुझे एक लास्ट कमेंट दे दीजिएगा सर, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट को इख्तिताम की तरफ ले जा रही हूँ, तो मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ। ये बड़ा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहती हूँ उस पर आप जरा जवाब दे दें। आप क्या समझते हैं, जुमेरात या जुम्मे को जब कॉल होगी उसके बाद आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में? देखिए, मैंने जो चीज़ देखी है वो ये है कि ट्रेडर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, वकला, प्रोफेशनल, अवाम, यही लोग फोर्स कर रहे हैं इमरान खान को कि वो कॉल दे दें। आप यकीन करें, जब कहीं स्पीच के लिए खान साहब जाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन होते हैं, लोग शिकवा करते हैं, लोग गिला करते हैं, खान साहब आप कब कॉल देंगे। दूसरे बात सुनने को वो तैयार नहीं है, इसलिए कि उनकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। तो इमरान खान ने ये पॉइंट साबित कर दिया है कि उन्होंने एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट शो की है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ, और हुकूमत को ये मौका दिया है कि वो आवाम की बात सुन ले। अगर आवाम की बात सुनने को तैयार, अगर हुकूमत आवाम की बात सुनने को तैयार नहीं है तो फिर पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। जो मैंने देखा है आपको मैंने बता दिया, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स, वकला सारे खान के साथ पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। ये कह रहा था शाह फरमान साहब का, फॉर्मर गवर्नर केपी, पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। ये उन्होंने कहा ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है बस कुछ ही दिन की अब मेहमान रह गई है। अगर पूरा पाकिस्तान निकल आएगा तो फिर क्या होगा? अगर कोई गैर आईनी कदम उठ जाता है तो क्या होगा? क्या दोनों तीनों सूबों की पुलिस भी आमने सामने होगी? कौन सिक्योरिटी करेगा? इस्लामाबाद के अहाते में क्या हो सकता है? क्या ये लॉन्ग मार्च ही होगी या इस मार्च का तरीक़ेकार जैसे खान साहब कह रहे हैं? आपको क्या पता इस दफ़ा मैं क्या करने वाला हूँ? क्या पता कुछ और हो। यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करें हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के। कल सिराजुल हक साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी, बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ इस सेगमेंट के मेहमान हैं, आइए उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का और मुझे ज्वाइन करने का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, इससे पहले कि मैं बल्दियाती इंतखाबात पे बात करूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा इंटरेस्ट आपको उसमें है, पहले ज़रा मुल्क की सूरत हाल पे थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। कल सिराजुल हक साहब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अगर मुल्क को गैर जमहूरी अमल से बचाना है तो कौमी डायलॉग का आगाज़ करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस डायलॉग को आगाज़ कहाँ से करेंगे, कौन करेगा, कौन कौन इसका हिस्सा होगा? क्योंकि यहाँ तो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, जुमेरात या जुम्मे को अगर कॉल आ जाती है तो उसके बाद कहा यह जा रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि शायद प्लान ऐसा है कि सारे के सारे शहर और बाकी 3 सूबे जहां उनकी हुकूमत है वहां पे बंद कर दिया जाएगा सब कुछ, कारोबार जिंदगी।
अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये तो सब ज़ाहिर हर पार्टी के अपने दावे होते हैं, बातें होती हैं और हर एक को हक़ हासिल है पुरअमन और जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से हर पार्टी को हक़ हासिल है कि वो लॉन्ग मार्च करे, शॉर्ट मार्च करे, बल्कि वो पुरअमन हड़ताल की अपील भी कर सकते हैं। जिस तरह हम खुद कराची में बल्दियाती इंतखाब के हवाले से सोच रहे हैं कि एक लेवल आएगा जिसके बाद फिर हम यही अपील करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो पूरा मुल्क निकल आएगा, तो ज़ाहिर है एक पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब, उनकी पॉपुलरिटी हो सकता है बढ़ भी रही हो, लेकिन परसों के एपिसोड के बाद मुझे थोड़ा सा ये अंदेशा है कि इतनी बड़ी ख़बर थी, ज़ाहिर है पीटीआई के लिए इससे बढ़कर कोई ख़बर हो नहीं सकती कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया। लेकिन उसका जो रिस्पांस आना चाहिए था मेरे हिसाब से वो नहीं था। हमारी कराची में तो इनके शायद MNAs MPAs भी जमा नहीं हो सके जो लोगों को जमा करते, और ऐसे मौक़ों पे जब पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आता है या लीडर के ऊपर, तो बहुत सारी जो है वो परिंदे उड़ उड़ के इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं। जिस दिन लोगों को ये यकीन हुआ कि मामला ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, तो पार्टी के जो लोग निकालने वाले होते हैं वो तो सब इधर उधर हो जाते हैं। और नवाज़ शरीफ के साथ भी यही होता है, उससे पहले भी होता रहा है, और इमरान खान साहब के साथ भी यही होगा। इसीलिए अहम बात ये होती है कि जो भी जमहूरी और सियासी अमल आगे बढ़ाया जाए उसमें डिसिप्लिन की, ऑर्गेनाइजेशन की, नज़रियाती वर्कर्स की और उन लोगों की बहुत ज़रूरत होती है कि दाएँ बाएँ वो लोग मौजूद हों जो साथ देने वाले हों। जब बुरा वक्त आता है तो ये जो जितने दाएँ बाएँ लोग मफाद की वजह से साथ होते हैं वो छट जाते हैं। लेकिन पार्टी लीडर का भी ये काम होता है कि वो अपने दाएँ बाएँ मुखलिस लोगों को रखें, करप्ट लोगों को ना रखें। अगर वो खुद ठीक हैं तो उनके दाएँ बाएँ जो लोग हैं वो ठीक होने चाहिए। कोई चीनी माफिया, कोई आटा माफिया, कोई बिल्डर माफिया, कोई इस तरह की माफियाओं के साथ मिलकर तो कभी भी इनकलाब नहीं आता, तब्दीली नहीं आती। ये सबक इमरान खान साहब के लिए भी है और ये सबक तमाम पार्टियों के लिए है। तो ज़ाहिर सिराजुल हक साहब ने जो ये बात कही है कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, वो इस तनाजुर में की है कि कब तक हम दुश्मनी और नफ़रत की सियासत करते रहेंगे। कोई किसी को मार नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। और असल बात यह है कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं उन ग्राउंड पर ख़ुद अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जो भी शुरू करे इस काम को अगर किया जा सकता है तो ठीक है, नहीं किया जा सकता तो ठीक है, ऐसे भी ठीक चल रहा है। और बहरहाल उसके नतीजे में मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा, एक तरह से आके रुक गया है जिसका सबको नुकसान होगा। तो मैं नहीं कहता कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो कोई बहुत अनपॉपुलर आदमी हो गए हैं। मैं समझता हूँ पॉपुलरिटी में इस वक्त नंबर 1 है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात उनकी अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से हैं। मैं कराची का शहरी होने की हैसियत से सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान के 3 करोड़ लोग कराची में रहते हैं, लेकिन PTI की वफाकी हुकूमत ने कराची को टोटली इग्नोर किया। उनकी जो टीम यहाँ पर अवेलेबल है उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो कराची के किसी एक इशू को भी एड्रेस कर सके। उन्होंने खुद इमरान खान को लेट डाउन किया। उन्होंने उनके नाम से मुंह से 1100 अरब रुपए के पैकेज, 162 अरब रुपए के पैकेज और K4 हम मुकम्मल करेंगे और KCR का इफ्तिताह, जबकि ज़मीन पर कुछ भी नहीं था, इस तरह के काम करवाए हैं। एक ग्रीन बेल्ट पूरी नहीं बना सके 3.5 साल में, ग्रीन लाइन, और कोई एक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर सके और कोई एक प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सके, बल्कि मरदमशुमारी में हमारी गिनती आधी कर दी, कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया, के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट किया, अबराज कैपिटल से फंडिंग हासिल की। ये सारी चीज़ें जो एक कराची के शहरी की हैसियत से मुझे शिकायत है, शिकवा है खान साहब उनकी पूरी टीम से। लिहाजा एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं होता, आपको जो है वो चीज़ों को ठीक तरीके से लेकर चलना होता है। अच्छा हाफिज नईम और रहमान साहब, ये बात अगर मैं आपकी मान लूँ कि कराची, और ये मैं मानती हूँ काफ़ी हद तक, बीइंग अ कराची पर्सन, मैं कहती हूँ कि हम बड़े डिसअपॉइंटेड रहे हैं। सिर्फ खान साहब को आप ये ब्लेम ना दें, वो तो चले आप 32 साल में उन्होंने 3 साल हुकूमत की होगी ना मुश्किल से, अभी तो वो अपने पाँव ही जमा रहे थे कि उनका कभी कोई पाँव खींचता था, कभी कोई उनके पाँव के नीचे से हुकूमत खींचता था। मुझे ये बताएं कि बड़े बड़े सूरमा इस मुल्क में रहे, इस शहर के, उन्होंने इस शहर का अपने सर पे बोझ उठाए रखा, और हम कराची वाले हैं और हम कराची हमसे और कराची का लहू हमसे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कुछ ना कर सकी कराची के लिए। पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की जमात होती थी, आप सिर्फ सिंध की रह गई है। कराची के बड़े बड़े दावे करने वाले कुछ ना कर। मुझे याद है, मेरे ख्याल से अगर कोई आखिरी डेवलपमेंट हुई थी तो परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई थी, वो भी उससे जब डायरेक्ट उन्होंने पैकेज दिया था मुस्तफ़ा कमाल को, तो तब कोई काम हुआ था। वरना कराची एक गंदगी का ढेर बन चुका है। कराची के शहरी रो रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन उनका कोई सदेबाब नहीं। ये बात मैं आपकी मानती हूँ। क्या नवाज शरीफ ने कुछ दिया? 3 दफा वजीर आजम रहे इस मुल्क के, कराची को क्या दिया? शहबाज शरीफ जिनके ऊपर कहा जाता था कि ये तो गुड गवर्नेंस के पता नहीं माहिर हैं, इनसे ऐसा बेहतरीन चीफ मिनिस्टर कोई हो नहीं सकता,
क्या दिया उन्होंने अब तक कराची को? क्या कराची का उन्होंने रुख भी किया? तीसरा मेरा आपसे ये सवाल, मैं सवाल कर लेती हूँ, फिर आप तफसील से इसका जवाब दे दीजिएगा। मैं आपसे खाली ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इतने अनपॉपुलर है खान साहब, तो अभी जो बाई इलेक्शंस हुए उस पे कराची वालों ने उन पर एतमाद क्यों किया? क्या वजह थी कि उनको ही वोट डाके? मौलवी महमूद कौन है, हम जानते भी नहीं है, उनको खड़ा किया, उनको वोट पड़ गए। कि आप नहीं समझते कि इस वक्त खान साहब अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ स्वीप कर सकती है कराची को? अच्छा देखें जैस्मीन, मैं चूंकि बात खान साहब की थी तो मैंने ये अर्ज़ किया, वरना ऐसा लग रहा था कि मेरी ही तकरीर जो मैं करता हूँ वही आप कर रही हैं, इसलिए कि हम दोनों का गम भी एक है और हम दोनों बीइंग अ कराचीआइट एक ही तरह से सोचते हैं। True. मैं इमरान खान साहब से 3.5 साल की बात करूंगा, 35 साल की नहीं करूंगा। 35 साल वालों से तो हम ही लड़ रहे थे ना। आपको याद होगा जब किसी को सामने आने की हिम्मत नहीं होती थी कराची में बैठकर, आपके शोज भी इस बात के गवाह हैं कि हम ही लोग लड़ रहे होते थे, हम ही कुर्बानियां दे रहे होते थे, अभी इनकी बंदूक के जो है निशाने पर होते थे और हमने जो है वो इस माफिया का मुकाबला किया था। आज वो जो है वो जवाल पजीर है। जाहिर है कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत में भी वही MQM आकर बैठी थी, उनकी मजबूरी होगी या जो भी होगा। इसी तरह से पीपल्स पार्टी जो मुसलसल 15 साल से बरसर इक़्तिदार है, जो उसने हाल किया है, मुकाबला हम ही कर रहे हैं। मेरी शिकायत क्यों है PTI से? इसलिए कि PTI को लोगों ने बड़ी तवक्कुआत के साथ वोट डाला था। ये इसलिए वोट नहीं डाला था कि उनके सारे लोग जितने सूरमा हैं वो ये कहकर और अरस्तू हैं ये कहकर जान छुड़ा लेंगे कि 18वीं तरमीम है। भाई 18वीं तरमीम ग्रीन लाइन पे लागू नहीं होती, कोटा सिस्टम पे नहीं होती, मर्दमशुमारी पे नहीं होती, क्या इलेक्ट्रिक पे नहीं होती। आप वो करके दिखाते, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो जाती और पीपल्स पार्टी की ऐसी तैसी हो जाती। लेकिन बहरहाल इन सारे मामलात के अंदर हमने देखा कि उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आया। मैंने सिर्फ इतनी शिकायत की है। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, करप्शन और लूट मार और नाअहली और कराची दुश्मनी, ये पीपल्स पार्टी ज़ाहिर इसी तरह से डिफाइन हो सकती है। इसके अलावा उसकी कोई शिनाख्त नहीं है, कोई पहचान नहीं है। वो जमहूरियत की चैंपियन है, लेकिन जमहूरियत के जीम का नुक्ता नहीं आता। लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराते नहीं है और पिछली दफा भी 6 साल के गैप के बाद कराए थे और इस मरतबा फिर 2 साल से भाग रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी अकेली जमात इस्लामी लड़ रही है। किसी पार्टी की संजीदगी नजर नहीं आती कि जो हमारा जमहूरी हक है, आईनी हक है, इस वक्त बर्बाद हो गया ये शहर और लोकल बॉडीज के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। हम ही 29 दिन का धरना दे रहे हैं, हमारे पास तो इतना बड़ा मैंडेट भी नहीं है। हम ही मुकाबला भी करें दहशत गर्दों से, हम ही माफियाज के सामने खड़े हों, हम ही के इलेक्ट्रिक माफिया को ललकारें, कोई सामने आने के लिए तैयार ना हो। इसलिए शिकवा पैदा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। और जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, उससे तो सिर्फ एक बात यह काफी है कि पिछले 30-35 साल में नवाज शरीफ साहब को तो यह तक तौफीक नहीं हुई है कि वो कराची के अंदर कोई एक बड़ा जलसा अपनी जो है सदारत में कर सकें। इतना कंसर्न भी नहीं है उनका कराची से। वो मोटरवे बनाते हैं तो पूरे पाकिस्तान में उसके जाल बिछाते हैं। कराची हैदराबाद की मोटरवे उसी सुपर हाईवे को बनाते हैं जिस पे आज भी चिंची चल रही है, जिस पर आज भी जो है वो रिक्शा चलता है और मोटरसाइकिल चलती है। तो ये तो इन किस कोई ओन नहीं करता। और बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट भी ओन नहीं करती कराची को जिस तरह से उसको करना चाहिए। बातें करने से कुछ नहीं होता। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना, PTI, पीपल्स पार्टी और MQM इकट्ठी हुई और फौज की निगरानी में हुई। मुझे बताएं उसका क्या रिजल्ट निकला। उसी वक्त मैंने कहा था ये सब फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए हमें गुस्सा आता है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कराची के लोग देखें, एक बात इस वक्त जो बाई इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शंस, हाँ मैं बताता हूं जी, बाई इलेक्शंस के साथ ये भी बता दीजिएगा ना कि ये जो इलेक्शंस नहीं करवा रहे, बल्दियाती इलेक्शंस, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटकाने के लिए तैयार हैं। तो कोर्ट्स के अलावा भी कोई हल है? मतलब है हर चीज में कोर्ट नहीं ऑर्डर देना, क्या वजह है? क्यों नहीं कराते ये बल्दियाती इंतखाबात? किस वजह से ये रुके हुए हैं? मतलब कराची में तो फ्लड्स नहीं है। सही है। देखें यही तो बात है, यही तो रोना है। जब 24 जुलाई को बमुश्किल इंतखाबात का ऐलान हुआ तो पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, GDA, MQM, ये सारी पार्टियां हाई कोर्ट में चली गई कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। एक जमात इस्लामी थी वर्सेस ऑल पार्टीज थी। बहरहाल कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ। इन्होंने बारिश का बहाना बनाया, भाई 4 दिन आगे बढ़ा देते, 6 दिन बढ़ा देते। इन्होंने 1 महीना 4 दिन बढ़ा दिया। 28 अगस्त तय हुआ, MQM सुप्रीम कोर्ट चली गई। असल में यह जरदारी डॉक्ट्राइन जो रिजीम चेंज में जो मुआहदा हुआ था, MQM से वादा किया गया कि गवर्नर भी मिलेगा, वजीर भी मिलेंगे और मेयरशिप भी मिलेगी, और अगर मेयरशिप आपकी नहीं होगी तो इलेक्शन ही नहीं होगा। इसी डॉक्ट्राइन पे अमल कर रहे हैं ये।
और ये इन्होंने देखा है कि अब MQM तो जीत ही नहीं सकती, लिहाजा वो अब कहते हैं कि हम खेलेंगे नहीं तो खेलने भी नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि ये किसी शौक का मसला नहीं है, बल्दियाती इलेक्शन कोई सियासी तमाशा नहीं है, यह कराची के लोगों की जरूरत है। ये इस वक्त लोग बर्बाद हैं, इस वक्त कचरा कुंडी बना हुआ है पूरा शहर, सड़कें टूटी हुई हैं, जो पैच वर्किंग शुरू की है वो नाकिस है। अरबों रुपए सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर है, 14 अरब रुपए में से 13 अरब रुपए खा रहे हैं ये लोग, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम तो लड़ रहे हैं, सड़कों पे भी लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। मैं बाई इलेक्शन पर एक बात जरूर करना चाहता हूं, और वो ये है कि देखें, यही इमरान खान साहब कराची में लड़े, यही इमरान खान साहब पंजाब में लड़े, यही इमरान खान साहब केपी में लड़े। पंजाब में टर्नआउट 50% था, केपी में टर्नआउट 50% था, कराची में यह टर्नआउट 14% क्यों था? वो एक सीट हार गए, एक सीट जीत गए, धांधली हुई। तो उनकी पूरी पार्टी, इतनी बड़ी ताकत, 30 MP 14 MNA जीते थे, इतनी बड़ी पार्टी एक सीट की हिफाजत नहीं कर सकी। यही तो मैं कहता हूं कि खान साहब के लिए तो यहां पर कुछ है ही नहीं, इनकी पूरी पार्टी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, यहां पर एक मुजाहरा नहीं कर सके। तो इसलिए लोग इनसे, इनके लोगों से मायूस हैं। खान साहब से मोहब्बत करने वाले भी PTI की लीडरशिप से मायूस हैं। यही वजह है कि सबसे स्ट्रांग बल्दियाती कैंपेन अगर इलेक्शन कराते हैं इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की, और जमात इस्लामी की तरफ लोग देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि एक सीट हार गए और एक सीट पे भी आपको 14% कास्टिंग हुई। कराची के लोगों ने नाराजगी का इजहार किया है खान साहब से, हालांकि खान साहब से मोहब्बत करते हैं, तो जिससे मोहब्बत करते हैं उससे नाराज भी होते हैं कि आप तवज्जो ही नहीं देते। 3.5 साल में 3.5 घंटे के लिए भी एक दफा में नहीं आए, और फिर उसके बाद अगर आप तवक्को करें कि कराची के लोग उमड़ आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। दुरुस्त है आपकी, मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, और मुझे इस बात का दुख है, और मैंने ये बात खान साहब के सामने रखी भी है, रेज भी की है, और मैंने कराची की उनकी क़यादत को भी इस बारे में बारहा बावर करवाया। अब लास्ट मैं आपसे कमेंट ये लेना चाहती हूँ, सर कॉल आ जाती है, फर्ज करें जुम्मे को, बंद कर दो मुल्क, निकल आओ, हड़ताल करो, क्या हो रहा है, क्या असेसमेंट है आपकी? जितनी सियासत पर नजर है और जितना आपने वक्त गुजारा है ग्राउंड से लेके ऊपर तक आने का, और जमात इस्लामी जितनी ज्यादा मैं ये कहूंगी कि ग्राउंड वर्क को समझती है, किस किस्म की मुश्किल देख रहे हैं आप पाकिस्तान के लिए? अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि बात इस इंतहा तक नहीं जाएगी, जो मैं थोड़ा बहुत एक सियासी कारकुन के तौर पर देखता हूँ चीज़ों को। इमरान खान साहब की टोन भी देख रहा हूँ और बाकी लोगों को भी देख रहा हूँ, और जाहिर है कि कुछ भी कह दे कोई कि हम इम्पार्शल हैं और अलग थलग हैं, लेकिन जाहिर है कि एक रोल होता है हमारे इदारों का, वो रोल भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं मौजूद होगा। और उस रोल में और तमाम पार्टियों के जो इस वक्त के बयानात और उनका स्टाइल है, उसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है कि जिसमें बातचीत आगे बढ़ेगी और कोई ना कोई रास्ता दिया जाएगा। बयानात चलते रहेंगे, शोला बयानियाँ भी चलती रहेंगी, हो सकता है कि कोई लॉन्ग मार्च का कोई ना कोई एपिसोड भी हो जाए, लेकिन बात वहाँ तक नहीं आएगी खुदा ना खास्ता कि जहाँ पर हमें तशवीश है कि उसके नतीजे में कोई बहुत बड़ी ख़राबी हो जाए। अलबत्ता ये ज़रूर समझना चाहिए कि किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी, लॉन्ग मार्च हो कुछ हो, पुरअमन जमहूरी अमल का तो हम सपोर्टर हैं, और कोई भी करे अपने कॉज के लिए तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उसके खिलाफ बात करें। खान साहब करते हैं, बिल्कुल उनको हक हासिल है कि वो ये काम करें, लेकिन बहरहाल ये समझना चाहिए कि अगर हालात इस नहज पे पहुंच जाएं कि जिसमें फिर किसी तीसरी कुव्वत को ये मौका मिले, तो फिर 11 साल तक और 12 साल तक फिर सभी कहते रहेंगे, और पता चला 2-3 साल के बाद ये सारे लोग इकट्ठे होकर जिद्दोजहद कर रहे हों और कह रहे हो कि भाई इलेक्शन होगा तो मैं आऊँगा और तू आएगा। तो जिस तरह मुशर्रफ के ज़माने में सब इकट्ठे थे, तो ऐसा ना हो जाए कि जिनको हम चोर कहते हैं, जिनको हम डाकू कहते हैं, वो सारे चोर डाकू मिलकर कहें कि भाई पहले तो जरा सा ये पत्थर रास्ते का हटाओ, फिर उसके बाद हम एक दूसरे को चोर डाकू कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईम रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची कर रहे थे और अपने अंदेशा भी उन्होंने बताया। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया, क्योंकि बोल है नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।